गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले इंडियन हिस्ट्री को, जिसमें हम बात कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक तरीके से किस तरीके से डेवलप हुआ था और किस तरीके से कहाँ पर खोज, कौन से मेटल्स के, कौन से मिनरल्स के, कौन से टाइप के इंडस्ट्री जो है वो पहले होते थे, ट्रेड कैसा था, एग्रीकल्चर किस तरीके से था, कौन से एनिमल को वो डोमेस्टिकेट करके रखते थे। तो इन सब सारे पहलुओं को हमने एक तरीके से जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो आज थोड़ा सा उसके आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको जैसा कि पता ही है कि क्या था भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारा क्या चल रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपको समझ कर चलना है। क्या चल रहा था भाई, इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें बहुत सारे सिविलाइजेशन जो है, खास करके उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक सिविलाइजेशन के रूप में देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट था, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। और इसमें आखिरकार हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट अब देखो, उस वक्त ना बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट भी एक तरीके से उन लोगों के द्वारा जो है वो किए जा रहे थे। मतलब अलग अलग तरीके से चित्र बनाते थे वो दीवारों में, या अलग अलग तरीके से। तो वो कौन कौन से तरीके हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो बोला क्या, हड़प्पा यूज्ड अ टूल मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रॉन्ज। हमने क्या बोला भाई, आयरन इन लोगों को नोन नहीं था। मतलब जो आयरन था वो एक तरीके से नॉट नोन टू, याद रखना, नॉट नोन टू द इंडस पीपल। ठीक है, इंडस पीपल के द्वारा जो है वो आयरन वगैरह की जानकारी उतनी नहीं थी। ठीक है, तो हड़प्पा यूज द टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रॉन्ज आर मेड बाय मिक्सिंग कॉपर। और याद रखना कि जो ब्रॉन्ज है उसको जो बनाया जाता था वो कॉपर को मिक्स करके बनाया जाता था। ठीक है, फ्रॉम अ केतरी विथ टीन, जो कि टीन का भी इस्तेमाल उसमें होता था। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बीड्स एंड ज्वेल्स ऑफ अ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन वेयर मेड। क्या होता था कि बीड्स वगैरह, छोटे छोटे गोल गोल जैसे जो बीड्स होते हैं वो, और ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड के ज्वेलरी बनाए जाते थे, सिल्वर के और प्रीशियस स्टोन के जो थे वो आपको देखने को मिलते थे। क्या बनाए जाते थे कि भाई, ज्वेलरी वगैरह। ठीक है, कॉटन फैब्रिक वेर यूज्ड इन द समर एंड द वुलन इन द विंटर। तो उस वक्त भी अगर देखा जाए तो कॉटन का इस्तेमाल जो था, कॉटन का जो इस्तेमाल है वो आपको देखने को मिलेगा समर सीजन में होता था भाई, गर्मियों में। और जो विंटर में विंटर में जो है वो वुलन क्लोथ्स का इस्तेमाल होता था। तो इसका मतलब ये उल भी था और एक तरीके से कॉटन की भी मौजूदगी थी। तो अलग अलग तरीके से वो लोग अपनी डिजाइन भी करते थे कपड़ों को, तो वो देखा जाता था, है कि नहीं। उसके बाद देखो, पोट्री, बोथ, क्या बोला गया, बोथ प्लेन, मतलब रेड एंड पेंटेड, रेड एंड ब्लैक पोट्री वेयर मेड। ठीक है, पोट्री जो है वो भी बनाए जाते थे। पॉट्स वेर डेकोरेटेड विद अ ह्यूमन फिगर। जो पॉट्स है, जो पोट्री के तहत जो पॉट बनाए जाते थे, मटके जो बनाए जाते थे, उनको भी सही तरीके से डेकोरेट करके चला जाता था। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अ जियोमेट्रिकल पैटर्न एंड ओकर्स वर पेंटेड ओवर इट। मतलब वहां पर कोई प्लांट का तस्वीर बना दिया गया, कोई एनिमल का तस्वीर बना दिया गया, कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना दिया गया। ठीक है, ट्रायंगल रेक्टेंगल टाइप में, उस तरीके से तो चीजों को देखने को मिलता था। खास करके सील जो है, सील वेयर मेड ऑफ अस्टिएटाइट। ठीक है, सील जो, जिससे एक तरीके से ठप्पा लगता था ना कि भाई हाँ ये हमारे प्रांत का, ये हमारे क्षेत्र का है, तो उसको सेटियाइट से बनाया जाता था या फिर अस्टिएटाइट से बनाया जाता था। पिक्चर ऑफ वन हॉर्न बुल, बुफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गोट, एलिफेंट वेर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सील। और जनरली सील में जो पिक्चर बनाए जाते थे, जैसे आज महात्मा गांधी वगैरह कॉइन्स में रहते हैं ना, सेम उसी तरीके से पिक्चर्स जो था वन हॉर्न बुल का। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा बफेलो का, या फिर टाइगर का देखने को मिलता था, या राइनोसोरस, या फिर गोट या एलिफेंट, ये सब के जो है सील पाए गए हैं। इसका मतलब अलग अलग जगह पर ये सब सीलें इस्तेमाल की जाती थी। दे मार्क्ड अ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। और वो क्या मार्क करते थे भाई, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कि भाई वो प्रॉपर्टी हमारी है, उसमें सील हमारी है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी हमारी है, वो ये प्रांत की है, वो ये प्रांत की है, ये प्रोविंस की है, ये सब सारी चीजें तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इंपॉर्टेंट सील्स कौन कौन थे भाई, ये भी देखो। इंपॉर्टेंट सील्स, हाँ ठीक, इंपॉर्टेंट सील्स क्या होता है, पशुपति सील फाउंड फ्रॉम द मोहन जुद्दारो। ठीक है, मोहन जुद्दारो में एक तरीके देखने को मिलेगा पशुपति
जो सील है वो देखने को मिलता है। यूनिकॉर्न सील जो है वो भी देखा जाता था। अगर इमेजेस इमेजेस में ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल आइडेंटिफाई एज अ देवादासी, जो देवादासी के रूप में पहचाने जाते थे। ठीक है। स्टोन स्टेट इमेज ऑफ अ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन मतलब क्या, जिसके दाढ़ी वगैरह हो, तो वो भी एक तरीके से स्टोन स्टेटाइट देखने को मिलता था। बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदारो, और ये सब दोनों जो है कहाँ पर पाया गया था भाई, मोहनजोदाड़ो में। उसके बाद देखो टेराकोटा, टेराकोटा फिगराइन जिसको बोला गया, टेराकोटा इज द फायर बेक्ड क्ले, जो फायर में बेक किया जाता था, फायर में उसका इस्तेमाल किया जाता था। इट इज यूज टू मेक अ टॉय ऑब्जेक्ट ऑफ ओनरशिप एनिमल्स एंड द टॉय कार्ड, जो कि आपको टॉय कार्ड के रूप में भी देखने को मिलता था। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई कि टॉय कार्ड के रूप में जो है वो एक तरीके से टेरा जो कोटा है वो भी देखने को मिलता था, टेराकोटा फिगराइन। ठीक है। तो उसको टॉय वगैरह में भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, ओनरशिप ऑफ अ एनिमल में भी। ठीक है। तो ये सब क्या थे भाई, आर्ट एंड क्राफ्ट जो था वो आपको देखने को मिलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में। अब जो है वो हम देखते हैं थोड़ा सा रिलीजियस प्रैक्टिस, क्या देखेंगे भाई, रिलीजियस प्रैक्टिस। अब व्हाट डू मीन बाय रिलीजियस प्रैक्टिस, कि वहां पर किस तरीके से लोग पूजा पाठ किया करते थे उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब पूजा पाठ जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाता था लोगों के द्वारा। ठीक है। उसमें सबसे पहले देखा जाए चीफ फीमेल डाइटरी, क्या बोला गया, चीफ जो फीमेल है डाइटरी है वो एक तरीके से देखने को मिलता था। अ टेराकोटा फिगर वेयर अ प्लांट इज सोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रॉयज ऑफ द वुमेन रिप्रेजेंट द मदर गॉडेस। मतलब क्या बोला गया, एक टेराकोटा फिगर बनाया जाता था, मतलब एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है। उसमें एक प्लांट को शो किया जाता है ग्रोइंग कहाँ पर, एम्ब्रॉय में, ताकि वो जो बच्चा है वो जन्म ले रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से मदर गॉडेस को एक तरीके से पूजा जाता था, जिसको बोला गया है गॉडेस ऑफ द अर्थ, मतलब महिलाओं को ही एक फिगरेटिव चीजें जो है वहां पर की गई। क्लियर। चीफ मेल डायट्री कौन थे भाई, पशुपति, पशुपति महादेवा। जो फीमेल फिगर का वो आपको देखने को मिलेगा मदर गॉडेस को पूछते थे। जो कुछ मेल डाइटरी भी थे, डाइटी भी थे, और मेल डाइटी कौन थे, पशुपति महादेव। ठीक है। प्रोटो शिवा मतलब रिप्रेजेंट द सील एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर, जो कि योग करते हुए, ठीक है, ध्यान में लीन होते, ऐसे नहीं होते, ठीक है, ध्यान में लीन होते। एक सॉरी, ठीक है, सॉरी। अब वहां पर represents the seals in the sitting in the yogic posture on the low throne having a three heads and a two horns, क्या देखने को मिलता है, थ्री हेड और टू हॉर्न देखने को मिलता था। ही इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, जो कि एलिफेंट से घिरा हुआ देखने को मिलता था। अ टाइगर, अ राइनो एंड अ बफेलो एंड द टू डियर्स अपीयरेंस एट हिज फीट, और दो जो डियर है वो फीट के नीचे उसके देखने को मिलते थे, जो कि उस समय प्रोटो शिवा के रूप में ट्रीट किया जाता, जो योगी पोस्चर पर बैठे हुए थे। तो वैसे भी एक तरीके से रिलीजियस फेथ इन लोगों को था। ठीक है। लिंगम एंड योनि वर्शिप वाज प्रिवेलेंट एंड, ठीक है, ट्रीज पीपल थे, ट्रीज में पीपल को पूजा जाता था। एनिमल्स में बुल, बर्ड्स, डोव एंड पिजन्स को एक तरीके से वहां पर वर्शिप किया जाता था, वेयर आल्सो वर्शिप। नो टेम्पल हैव बीन फाउंड, कोई भी टेम्पल नहीं दिखा गया वहां पर। ठीक है। दो आइडियोल्टेरी वाज प्रैक्टिस, लेकिन इसको अपने अपने लेवल पर सारे लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन कोई भी टेम्पल नहीं पाया गया था वहां पर। ठीक है। जब उसका प्रॉपर तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करा। इन दिस पीपल बिलीव दैट इन द घोस्ट एंड द एविल फोर्सेस, वो लोग बिलीव करते थे कि भूत प्रेत होता है, और एविल फोर्सेस मतलब कुछ जो गंदी आत्माएं होती हैं, ठीक है, या फिर जो पापी आत्मा होती है वो भी एक तरीके से होती हैं। एंड यूज जो एम्यूलेट्स, और एम्यूलेट्स का इस्तेमाल करते थे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। किस चीज का इस्तेमाल करते थे, एम्यूलेट्स का। ठीक है। फायर ऑल्टर्स आर फाउंड इन द लोथल एंड अ कालीबंगन, कालीबंगन एविडेंस ऑफ अ स्नेक वर्शिप इज आल्सो फाउंड, कि वहां पर जो है स्नेक की वर्शिप भी किया जाता था। यहाँ पर देखने को मिलता है स्वास्तिक, स्वास्तिक सिंबल जो है, जो एक तरीके से हिंदुइज्म के को दर्शाता है। तो स्वास्तिक सिंबल आपको पता है किस तरीके का स्वास्तिक सिंबल होता है, तो वो भी एक तरीके से वहां पर फाउंड हुआ था। कहाँ पर, सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि वो लोग स्वास्तिक सिंबल का भी इस्तेमाल
करते थे, ठीक है? जो आमतौर पर पूजाओं में इस्तेमाल होता है भाई हिंदू के, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पर देखी गई थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए, ठीक है? आगे देखो। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो हमारे पास क्या है भाई? बोला गया ब्यूरियल या फिर ब्यूरियल जो बर्न मतलब किस तरीके से आदमियों को जलाया जाता था मरने के बाद या वो सब सारी चीज़ें। ठीक है? ब्यूरियल प्रैक्टिस क्या होता था? जनरल प्रैक्टिस वाज़ प्लेसिंग द डेड बॉडी इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप देख रहे हो कि यहाँ हमारा होता है ईस्ट, यहाँ होता है हमारा वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो भाई नॉर्थ बॉडी जो डेड बॉडी जो रहते थे वो इधर उसका सर रहता था, इधर इसका पैर देखने को मिलता था जनरली नॉर्थ साउथ। आज भी अगर देखो हिंदुओं में जो डेड बॉडी को है वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही रखा जाता है। मोहनजोदारो जो थ्री फॉर्म्स ऑफ ब्यूरियल वेर वेर कंप्लीट अ फ्रैक्शनल एंड अ पोस्ट क्रीमेशन। मतलब जो पोस्ट क्रीमेशन में तीन टाइप के जो है वो एक तरीके से ब्यूरियल फॉर्म देखने को मिलता था। कालीबंगम जो है कालीबंगम में दो फॉर्म देखने को मिलता था, ब्यूरियल सर्कुलर एंड अ रेक्टेंगुलर ग्रेव। क्या एक तो कंप्लीट भाई एक कंप्लीट जलाया जाता था मोहनजोदारो में, एक फ्रैक्शनल एक पोस्ट क्रेमेशन। अब क्रेमेशन के बाद जो है वो एक तरीके से उसका जो चीजें की जाती थी, क्या इकट्ठा करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, मतलब जलने के बाद। तो ये सब तीन एक तरीके से चीजें देखने को मिलती थी। उसके बाद कालीबंगम में क्या देखने को मिलता था? जो मतलब जलाया जाता था वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर ग्रेव में एक तरीके से जो है वो एक तरीके से उनको गाड़ा जाता था या फिर दफनाया जाता था। ठीक है? उसके बाद सुरकोटाडा में पोर्ट ब्यूरियल और आपको धौलावीरा मेगालिथिक ब्यूरियल जो देखने को मिलता था। ठीक है? ब्यूरियल उसके बाद आगे देखने को मिलेगा लोथल में डबल ब्यूरियल 2 बार जलाने का जो प्रावधान था वो देखने को मिलता है। हड़प्पा में ईस्ट वेस्ट एक्सिस ऑन R37 एंड एच जो है वो एक तरीके से सिमेट्री से जो सिमेट्री वो देखने को मिलता था, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको याद रखना है किस तरीके से वहाँ पर जो ब्यूरियल प्रैक्टिस वगैरह किया जाता था, ये क्रीमेशन जो है वो चीज़ों को की जाती थी, वहाँ के लोगों को दफनाया वगैरह या जलाया किस तरीके से जाता था जब वो मर जाते थे। ठीक है? आगे देखो कुछ स्क्रिप्ट्स भी पाए गए हैं जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। स्क्रिप्ट्स कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है भाई वो देखो। स्क्रिप्ट्स जो है इट वाज़ अ पिक्टोग्राफिक इन द नेचर। स्क्रिप्ट जो है वो पिक्चर के फॉर्म में था। पिक्चर से डिनोटेड होता था भाई कुछ भी चीज़, अगर कुछ भी चीज़ बनाया जाता था तो उसमें पिक्चर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। फिश सिंबल्स इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। फिश का सिंबल जो है ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलता था स्क्रिप्ट में। इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट मतलब हमारे राइट है, राइट से लेफ्ट की तरफ इन द फर्स्ट लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट लाइन में इधर राइट से लेफ्ट मतलब इधर जो है वो जैसे कहानी का सार लिख दिया मतलब भाई कि मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो में यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपको लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से राइट जैसा आप हिंदी में लिखते हो वैसा। इसीलिए बहुत सारी किताबों में हिंदी में देखने को मिलेगा आपको राइट साइड में जो है वो एक तरीके से पोयम का पहला लाइन देखने को मिलता है, मतलब जो हेडिंग है, ठीक है? देन सेकंड लाइन दिस स्टाइल इज कॉल्ड अ, देखो इसको क्या बोलते थे भाई? बोस्ट्रोफेडॉन। ठीक है? बेस्ट्रोफेडॉन बोलते थे। जो स्क्रिप्ट की राइटिंग करते थे उसको बेस्ट्रोफोडॉन बोलकर चला जाता था। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट था भाई, है कि नहीं? तो ये भी चीजें हैं जो कि आपको देखकर चलनी चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट। अब क्या है? डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भाई अब सिंपल सी बात है वहां पर भी लोग ही रहते थे, तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला। जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा सिविलाइजेशन बढ़ा तो होता ही होता है कि कोई सिविलाइजेशन बना वो मिटेगा भी। सेम उसी तरीके से कोई इंसान अगर जिंदा जिंदा अगर पैदल ही पैदा से जिंदा ही लिया जाता है, ठीक है? अगर जिंदा पैदा हुआ है या फिर पैदा हुआ है तो उसको एक ना एक दिन मरना है। सेम उसी तरीके से इसका भी डिक्लाइन जो है वो एक तरीके से देखने को मिला, खास कर जो 19th सेंचुरी के बाद। ठीक है? तो अगर देखने को मिलेगा जो 19th सेंचुरी बीसी सॉरी द हड़प्पा कल्चर फ्लोरिश। जो हड़प्पा का कल्चर था वो आपको फ्लोरिश होता हुआ देखने को मिलेगा 1900 बीसी तक। ठीक है? एंड देन इट बिगन डिक्लाइन। और उसके बाद 1900 बीसी के बाद 1900 बीसी के बाद जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन वो डिक्लाइन करने लगा। देयर इज नो
enmity among the historian regarding the exact reason for the decline of the urban civilization, कि वहां का जो अर्बन सिविलाइजेशन था वो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, उसका कोई एक पुख्ता एविडेंस नहीं है, सबका अलग-अलग मानना है, सब अलग-अलग अपने रिसर्च करा है। अभी मैं बताऊंगा भी क्या-क्या जो हिस्टोरियन ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो अपने लेवल पर क्या-क्या बातें बोली थी, ताकि जो चीजें जो हो एक तरीके से आपको पता चल पाए। देयर आर मेनी डिफरेंट थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज जो है निकल के आए जो कि बताता है कि इंडस जो कल्चर है वो कैसे डिक्लाइन हुआ और उसका मेन जो रीजन था वो क्या था, ताकि जो है वो एक तरीके से एक वजह, पूरा एग्जैक्ट वजह कोई नहीं बता पाया कि एक ही रीजन है, सबने अलग-अलग कारण जो है वो गेस करा अलग-अलग थ्योरी के हिसाब से। अब देखते हैं भाई थोड़ा-सा कितने तरीके से जो चीज़ों को जो है डिक्लाइन किया गया या फिर बोला गया हिस्टोरियन के द्वारा। तो देखो यहाँ पर है व्यूज़ और यहाँ पर है आपको थिंकर, कि कितने हिस्टोरियन थिंकर्स हैं, उनका व्यूज क्या था कि वो आखिरकार इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्यों एक तरीके से डिक्लाइन हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला कि एक्सटर्नल एग्रेशन, कि कोई ना कोई दूसरा जो है वो आया होगा, इन लोगों को मतलब लड़ाई झगड़ा हुई होगी, उसके बाद ये लोग यहाँ से समाप्त हो गए होंगे। तो व्हीलर का ये मानना है, ठीक है, पिगॉट का और गॉर्डन चाइल्डी का, ठीक है, चाइल्डी का एक तरीके से ये मानना है कि एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से आया है। ठीक है, फिर इनुडेशन, इनुडेशन का मतलब क्या होता है, इनुडेशन का मतलब सैलाब होता है। ठीक है, सैलाब आया होगा भाई, पानी का बहुत बड़ा सैलाब आया होगा, जिसके वजह से जो है वो एक तरीके से ये इंडस सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ होगा। एमआर सहानी के द्वारा ये बात बोली गई है, ठीक है, जो कि हिस्टोरियन ही है। बोला भाई महामारी आया होगा, एपिडेमिक आया होगा। एपिडेमिक जैसे कि आपको पेंडेमिक, एपिडेमिक होता है, पेंडेमिक मतलब महामारी, एक एक तरीके से महामारी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एपिडेमिक होता है जो महामारी से पहले एपिडेमिक आता है, एपिडेमिक के बाद पेंडेमिक आता है, कि भाई वहां पर एपिडेमिक आया होगा तो लोग वहां से छोड़कर कहीं और चले गए होंगे। तो के वी आर कैनेडी जो है वो ये बात एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, जैसे कि बोला गया कि धौलावीरा में जिस तरीके से हुआ सेम उसी तरीके से टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ होगा। वहां पर जमीनें जो है वो नीचे चली गई होंगी, जमीनें फिर ऊपर आ गई होंगी, जिसके वजह से बहुत सारे लोग वहां पर मर गए होंगे या कुछ जो बचे होंगे वो डिस्प्लेस हो गए होंगे। तो मार्शल एंड रेकिस के द्वारा जो है ये बात बोला गया कि भाई टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है। उसको देखने को मिलेगा क्लाइमेटिक चेंज, हो सकता है कि क्लाइमेट के चेंज की वजह से कि वहां पर जो क्लाइमेटिक चेंज ज्यादा खराब हो गया होगा, तो जिसके वजह से लोग ने डिस्प्लेस करना शुरू करा, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज में देखो ऑरल स्टेन और एएन घोष, ऑरल स्टेन और एएन घोष जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो है वो डिक्लाइन हुआ होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई डिफोरेस्टेशन हो गया था बहुत ज्यादा, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जैसे कि आज भी देख रहे हो हमारे नेचर में धीरे धीरे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो हो सकता है कि हमारे आने वाले 1000 साल या 1500 साल के बाद पीढ़ी में देखा हो जा हो या हो सकता है कि भाई पहले भी हमारे पूर्वज रहते थे जो एआई वगैरह का इस्तेमाल करते थे, वो एक तरीके से भारत भारत का कुछ हिस्सा जो है, भारत का या फिर पूरा दुनिया का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया और वो लोग मार्स पर चले गए, हो सकता है वहां पर जीवन आ जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये अगली जनरेशन के बारे में बात है, ये बहुत बाद ये सब वो लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग आज लिख रहे हैं उन सब सारी चीजों को, किस तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस, तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो कि वहां इंडस वैली जो सिविलाइजेशन में लोगों का छोड़ने का। ठीक है, तो ये भी बात याद रखिएगा। फ्लड फ्लड हो सकता है कि फ्लड आ गया हो, फ्लड आ गया होगा, फ्लड जैसे कि मोहनजोदारो में ये भी बात बोला गया था कि मोहनजोदारो जो है वो खत्म हुआ, तो इसका रीजन भी है कि वहां पर फ्लड आ गया था। ठीक है, आपको मूवी में भी देखने को मिलेगा, ऋतिक रोशन का ही शायद मूवी है मोहनजोदारो, देखिएगा जरूर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी वहां पर। तो अगर देखा जाए हो सकता है कि फ्लड की वजह से जी अचानक से बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया होगा, जिसकी वजह से वहां पर एक तरीके से खत्म हो गया होगा। तो ये किसके द्वारा बोला गया भाई, मार्शल एसर राव और मैकी के द्वारा। देखो फेयर सर्विस के द्वारा क्या बोला गया था, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या फिर डिफॉरेस्टेशन। तो ये सब कारण रहे होंगे खास करके एक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का। द डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर घाघर, वो क्या देखने को मिलेगा, जीएफ हिल्स। जो जीएफ हिल्स है वो एक तरीके से देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा।
क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, डन। तो ये सब ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो है वो अलग-अलग हिस्टोरियन के द्वारा अलग-अलग जो है बातें बोली गई थी, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है और समझ कर भी आप चल सकते हैं। चलिए, आगे देखो भाई। चलिए, अब क्या बोला गया इम्पोर्टेंट जो हड़प्पा साइट, कुछ इम्पोर्टेंट हड़प्पा साइट के बारे में आप लोग जान लीजिए कि कुछ इम्पोर्टेंट हड़प्पा साइट जो कि आर्कियोलॉजिकल जो फाइंड है वो देखने को मिलता है कि जहां पर अलग-अलग साइट हड़प्पा गेटवे सिटी, जो हड़प्पा में जो गेटवे सिटी है उसके बारे में बात किया जा रहा है। बोला गया वहां पर 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरी, मतलब 2 रोज था जिसमें 6 ग्रेनरी है जहां पर अनाज वगैरह उगाया जाता था, विथ ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म देखने को मिलता था वो ब्रिक्स का बना हुआ था। ठीक है। वर्क वर्क मेंस क्वार्टर, a stone's symbol of a lingam and yoni। ठीक है। वर्जिन गॉडेस के बारे में बात किया गया था। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, क्ले मतलब मिट्टी का बनाया हुआ मदर गॉडेस था, जहां पर एक तरीके से वो ये दिखा रहे थे कि एम्ब्रायो से एक तरीके से एक पौधा जो है वो जन्म ले रहा है। ठीक है। वहां पर जो स्कल्पचर उसमें डॉग चेजिंग अ डियर की एक डॉग है वो क्या कर रहा है, डियर को चेस कर रहा है, उसके बारे में जो है स्कल्पचर देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पर ब्रॉन्ज में देखने को मिलता है। न्यूड मेल एंड न्यूड डांसिंग फीमेल स्टोन, न्यूड जो नंगे जो मेल है या फीमेल है उनका जो है वो एक डांसिंग, मतलब न्यूड मेल का और न्यूड फीमेल जो है फीमेल डांसिंग जो है बनाया हुआ स्टोन के रूप में देखने को मिला है। फिर रेड सैंडस्टोन मिल टॉर्सो, और रेड सैंडस्टोन भी देखने को मिला है जो कि मिल टॉर्सो को डिनोट कर रहा है। तो ये आपको देखने को मिलता है हड़प्पा में। ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर कुछ और भी चीजें थी मदर गॉडेस के बाद। वीट था, बार्ले था, इन द वुडन मोटार जो है वो रखा जाता था। उसके बाद कॉपर स्केल एंड द मिरर का इस्तेमाल, वैनिटी बॉक्स और डाइस वगैरह का इस्तेमाल करता था जो कि वो लोग खेलते थे। तो ये सब सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो कि आपको गेटवे सिटी के बारे में याद रखना है, हड़प्पा। ठीक है। जो मोहनजोदारो में जो माउंट ऑफ द डेड मतलब द ग्रेट बाथ, वहां पर ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। द ग्रेट ग्रैंडरी, द लार्जेस्ट बिल्डिंग जहां पर अनाजों वगैरह को रखा जाता था। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, वहां असेंबली हॉल भी देखने को मिलता है, जो मल्टी मल्टी जो एक तरीके से पिलर में बना हुआ था, जो कि एक तरीके से देखने को मिलता है। प्रोटो शिवा सील, उसके बाद प्रोटो शिवा, शिवा जो कि एक तरीके से मेल डाइटी को डिनोट कर रहा है, मेल एक तरीके से गॉड गॉड को डिनोट कर रहा है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस यहाँ पे देखने को मिलता है, डाइस भी और मेसोपोटामिया सिल भी। तो इससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसके साथ भी ये लोग जो है ट्रेड वगैरह किया करते थे, तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद स्कल्पचर में देखो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, स्टेटाइट इमेज ऑफ अ बियर्डेड मैन, की स्टेटाइट इमेज था बियर्डेड मैन का, जो दाढ़ी जो है वो एक तरीके से देखने को मिलता है, और यहाँ पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देखने को मिलता है। कालीबंगन में ब्लैक ब्लैक बैंगल। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता था, प्लॉट फील्ड, डेकोरेटेड ब्रिक्स, ब्रिक्स को डेकोरेट किया जाता था। बैंगल फैक्ट्री देखने को मिला। व्हील ऑफ टॉय कार्ट जो है वो देखने को मिलता था। ठीक है। जो व्हील जो टॉय कार्ट का मतलब जिससे अनाज वगैरह ले जाया जा सकता। वेल, एवरी हाउस में कुआं देखने को मिलता था। बोन्स ऑफ कैमल एंड 70 फायर ऑल्टर्स, और 70 फायर ऑल्टर्स भी देखने को मिलते थे, जहां पर वो आग वगैरह जलाया करते थे। ठीक है। फिर आगे बोला जाए, चैनहू दारो जो कि लैंकाशायर ऑफ द इंडिया माना जाता था। ठीक है। वहां पर इंक पॉट देखने को मिला, लिपस्टिक देखने को मिला था, ब्रॉन्ज देखने को मिलता, टॉय कार्ड देखने को मिला, इम्प्रिंट ऑफ डॉग पाव ऑन द ब्रिक्स, कि डॉग के पाव का इस्तेमाल किया जाता था ब्रिक्स में। ठीक है। जिससे भी पता चलता है कि भाई वहां पर डॉग भी उपलब्ध थे। ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल, यहाँ पर एक ऐसा सिटी था जहां पर कोई भी सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल का मतलब क्या है, वहां पर कोई भी ऐसा स्टेट या फिर वैसा कैपिटल सिटी नहीं था जिस तरीके से आपको मोहनजोदारो वगैरह में देखने को मिलता था। टेराकोटा बुल्लक कार्ट और टेराकोटा बुल्लक कार्ट भी देखने को मिलता था। ठीक है। दाइमाबाद में ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चैरियटर विथ अ चैरियट देखने को मिलता था, जिससे घोड़ा गाड़ी वगैरह टाइप में। ऑक्स देखने को मिलता था वहां पर। ठीक है। एलिफेंट और राइनासोरस का जो है वो एक तरीके से पहचान वहां पर मिला है। एक्चुअल रिमेन ऑफ राइनासोरस जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, अमरी अमरी सिटी में देखने को मिलता था। आलमगीरपुर में क्या देखने को मिलता था, इंप्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन अ ट्रॉफ, ट्रॉफ में एक तरीके से
क्लॉथ भी देखने को मिलता था कि वो लोग जो कॉटन या वूलन क्लॉथ का इस्तेमाल जो है वो किया करते थे, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है भाई, है कि नहीं? तो ये समझ के चलना है। जो कि ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो एक तरीके से उस वक़्त जो है वो होती थी इन सब सारी सिटीज़ में, जो कि याद रखना है। तो कौन-कौन से सिटीज़ थे भाई? याद हो गया आपको? याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है? पहला है हड़प्पा, गेटवे सिटी, मोहनजोदारो जो माउंट ऑफ डेड, उसके बाद कालीबंगम जो कालीबंगन कालीबंगन में ब्लैक बेंगल फेमस था। फिर जो चान्होदारो जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि लैंडसायर ऑफ द इंडिया बोला जाता था और यहाँ पर याद रखना कि ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, यहाँ पर कोई भी सिटाडेल देखने को नहीं मिलता था। उसके बाद दाइमाबाद ब्रॉन्ज इमेज चैरिएटर वगैरह देखने को मिलता था। एम्ब्री में एक्चुअल रिमेन ऑफ राइनासोरस देखने को मिलता था और आलमगीरपुर में आपको देखने को मिलता था क्लॉथ वगैरह। और देखो भाई लोथल में क्या मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर राइस हस्क को देखने को मिला, मतलब राइस का कुछ मलबा देखने को मिला, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर राइस की खेती भी होता था। ठीक है, उसके बाद डॉक यार्ड देखने को मिलता है जहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। फायर ऑल्टर देखने को मिलता था, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग जिससे जो किसी चीज को पीसा जाता था। टस्क ऑफ एलिफेंट, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्सेस, डाइंग वैट, पेंटेड जार मिलता था इसमें बर्ड एंड फॉक्स का, जो है वो एक तरीके से आपको पिक्चर देखने को मिलता था। टेराकोटा शिप इंप्रेशन ऑफ क्लोथ एंड सम सील्स, मॉडर्न डे चेस देखने को मिलता था। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स, के एंगल को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का भी जो है वो जो यहाँ छाप है वो देखने को मिला है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। रोपर जो सिटी है वहां पे बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड सॉइल्स, जो बिल्डिंग है वो स्टोन्स और जो मिट्टी है उसका इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग को बनाने में। डॉग ब्यूरिड विद अ वुमेन, और डॉग को मतलब क्या, जो कुत्ते को जलाया जाता था किसके साथ, ह्यूमन के साथ, ओवल ओवल पीट जो ब्यूरियल में, ठीक है, तो याद रखना है। ओवल शेप्ड सेटलमेंट, यहाँ पर ओवल शेप्ड सेटलमेंट देखने को मिलता था कहाँ पर, बनावाली, ठीक है, बनावाली में। ओनली सिटीज विथ अ रेडियल स्ट्रीट, यहाँ पर रेडियल स्ट्रीट देखने को मिलता था। और लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज पैटर्न, और ड्रेनेज पैटर्न सही तरीके का था, ठीक है, तो याद रखना एक सिस्टमैटिक ड्रेनेज पैटर्न था। टॉय प्लॉ था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स और लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले, जो कि आपको देखने को मिलता था कहाँ पर भाई, बानावाली में, ठीक है, एक सिटी में। फिर आपको देखने को मिलेगा सुरकोटाडा में बोथ सिटाडेल एंड द लोअर टाउन फॉरफिटेड विद अ स्टोन वॉल, कि जो सिटाडेल जो थे, मैंने कल बताया था आपको कि पहले टाउन जो हुआ करते थे जनरली ऊपर जो सिटाडेल हुआ करते थे, जो अपर अपर में, और लोअर में जो है वो एक तरीके से आपको लोअर विलेज देखने को मिलता था, या लोअर टाउन, विलेज नहीं टाउन देखने को मिलता था। रिमेन्स हॉर्स बोन एंड पॉट ब्यूरियल, क्योंकि पॉट ब्यूरियल और एंड जो हॉर्स है वो देखने को मिलता था। और दोनों जो सिटाडेल और जो लोअर टाउन था वहां पर दोनों जगह जो है वो स्टोन वॉल का जो है वो जो चीजें वो देखने को मिली। फिर धौलावीरा में क्या, ओनली साइड टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कि यहाँ धौलावीरा में जो पूरा धौलावीरा था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो जायंट वाटर रिजर्वर, एक वाटर जहाँ रिजर्व किया जाता था, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ठीक है, एंड डैम्स एंड एम्बार्कमेंट, अ स्टेडियम, अ रॉक आउटकट, जो आर्किटेक्चर देख रहे हो कि ये सब सारी चीजें जो है एक तरीके से देखने को, जाइंट वाटर रिजर्वायर, यूनिक वाटर, एक तो ये दिखता था। उसके बाद आकर देखने को मिलेगा एक एम्बार्कमेंट दिखता था, एक स्टेडियम और रॉक कट एंड आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता था, जहाँ पर वो सब सारी जो लोग होते थे वहां हो सकता है खेलते कूदते होंगे या कोई अपना एक्टिविटी वगैरह करते होंगे। राखीगढ़ी लार्जेस्ट जो है वो इंडस वैली साइट में से एक देखने को मिलता है। राइस वॉज कल्टिवेटेड हियर, किधर भाई, रंगपुर में। रंगपुर में राइस जो कल्टीवेट किया जाता है, इसका पुख्ता सबूत जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है वो बताया गया था कि एक तरीके से यहाँ पर जो है वो एक तरीके से रंगपुर में है वो राइस कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो बस एक बार गो थ्रू करते जाइएगा ताकि आपको चीजें पता रहे, सारे इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। फिर धौलावीरा में क्या था भाई, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फिर यहाँ पर जो सुरकोटाडा में क्या था, लोअर वहां पर दोनों स्टोन वॉल देखने को मिलता था, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें। द आर्यंस एंड द वैदिक एज, तो आर्यंस एंड वैदिक एज जो है, अब जी धीरे धीरे जैसे ये सब सारी चीजें डिक्लाइन हुई, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आर्यंस और वैदिक एज जो है वो किस तरीके से आया, तो अगर ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी देखा जाए
तो आर्यन का मतलब क्या होता है? द आर्यन लिटरली मीन्स, जो आर्यन है, जो लिटरली मीन्स द हाई बर्थ। तो यहाँ आर्यंस जो हाई बर्थ को डिनोट किया जाता था। ठीक है। एंड द लोकेशन ऑफ ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यन इज स्टिल कंट्रोवर्शियल, जो अभी भी कंट्रोवर्शियल में, बट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज दैट दे माइग्रेटेड फ्रॉम अ सेंट्रल एशिया इन द सेवरल ग्रुप्स बिटवीन 2000 टू 1500 बीसी। कि देखो 1900 के आसपास जो है वो एक तरीके से बीसी के आसपास जो है वो चीजें डिक्लाइन करने लगे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। इंडस जो है वो डिक्लाइन करने लगा था। तो उसी के आसपास ये बोला जाता है कि जो आर्यंस है वो जो हाई बर्थ के लोग थे वो एक तरीके से अलग अलग जगह जो है सेंट्रल एशिया से मूव करने लगे। इसका पुख्ता नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो ये है कि वो माइग्रेट किए होंगे सेंट्रल एशिया से इन सेवरल ग्रुप्स बिटवीन 2000 टू 1500 बीसी एंड सेटल्ड इन ईस्टर्न अफगानिस्तान। और कहां पर जो सेटल हुए होंगे? ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान एंड पंजाब। मॉडर्न पाकिस्तान और पंजाब में देखने को मिलता था। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें देखने को मिलती थी। जनरली ये लोग कहां पर रहते थे? ठीक है, या कहां तक आए थे? दिस रीजन इज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ये जो लैंड जहाँ आर्यंस रहते थे उनको एक तरीके से जो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स बोला जाता था। ठीक है। दो की सप्ता सिंधु बोला जाता था। क्या? सप्ता सिंधु। द इंदस, द फाइव ट्रिब्यूटरीज दैट इज जो द इंदस एंड फाइव ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, प्यास, सतलज एंड सरस्वती। तो जनरली इन सब के आसपास देखने को मिलता था। ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भाई? तो आर्यंस वगैरह जो थे वो हाई बर्थ, जो लिटरली मीन्स हाई बर्थ होता है, और इनका लोकेशन ओरिजिनली होमलैंड जो है वो एक तरीके से कहाँ देखने को मिलता है? जनरली आपको देखने को मिलता है कि वो माइग्रेट हुए होंगे सेंट्रल एशिया से सेवरल ग्रुप में। ठीक है। देखो, ऋग वैदिक एंड अर्ली वैदिक पीरियड, अभी हमने क्या बोला? ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड क्या हुआ होगा? ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक। तो ऋग वैदिक एंड अर्ली वैदिक पीरियड में अगर देखा जाए तो अर्ली वैदिक पीपल्स जो लिव्ड इन द रीजन्स ऑफ सप्ता सिंधु। कहां पर? सप्ता सिंधु में वो लोग जनरली रहते थे। दे हैड अ नॉलेज अबाउट 40 रिवर्स। उनको नॉलेज था 40 रिवर्स इंक्लूडिंग द यमुना, सरस्वती एंड गंगा। उनको नॉलेज था यमुना के बारे में, सरस्वती के बारे में, और आपको गंगा के बारे में जो है वो देखने को मिलता था, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है भाई, है कि नहीं? ओशियन वॉज मेंशन्ड एज अ समुद्रा। ओशियन को ये लोग समुद्र बोलते थे, ठीक है, समुद्र बोलते थे। हिमालय को एज अ हिमवंत बोलते थे। हिंदू कुश एज अ मुंजावत एंड अ डेजर्ट एज अ धावा। देख रहे हो? तो ये लोग डेजर्ट को जो है हिंदू कुश को मुंजा वंश बोलते थे, डेजर्ट को धावा बोलते थे, जो ओशियन था उसको समुद्र बोलते थे, हिमालय को हिमवत बोलते थे। तो ये सब जो है मतलब प्रॉपर नॉलेज भी था इनको रिवर के आसपास। तो ऋग वैदिक पीरियड या फिर जो अर्ली वैदिक पीरियड है उनके लोगों को, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक देखने को मिलता था। ठीक है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है भाई, जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से देखने को मिल रही थी। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, अब देखो, अब जैसे मैंने बोला कि कुछ आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक, याद रखना ऋग्वेदिक नेम और मॉडर्न नेम, कि ऋग्वेदिक पीरियड में कौन से रिवर का क्या नाम था और उसका मॉडर्न नाम आज के समय में क्या नाम है। थोड़ा सा इसको देखिए, थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए, समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले देखो सिंधु। सिंधु बोला जाता था इंडस रिवर को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडस जो है उसको ऋग्वेदिक काल में या फिर ऋग्वेदिक पीरियड में किस नाम से बोला जाता था? तो इंडस को सिंधु के नाम से जो है वो डिनोट किया जाता था, जो कि झेलम है। आज का नाम झेलम, झेलम को विस्तास्ता, क्या विस वितास्ता, ठीक है, सॉरी, वितास्ता, वितास्ता बोला जाता था। उसके बाद असिकनी, असिकनी चेनाब, ठीक है। उसके बाद राबी, देखो क्या बोला जाता था? पुरुषनी, ठीक है, क्या बोला था? पुरुषनी। उसके बाद विपास, व्यास को विपास बोला जाता था ऋग पीरियड में। ठीक है, ऋग्वेद पीरियड में क्या बोला था? ऋग्वेदिक पीरियड में विपास, व्यास को। ठीक है, व्यास रिवर। उसके बाद आपको सतलज रिवर को क्या बोला जाता था? आपको देखने को मिलेगा जो
सुतुधरी, ठीक है? या फिर सुहुतुधरी या सुहुतुदरी, हाँ, सुहुतुदरी बोलते थे, ठीक है? गोमती किसको बोलते थे भाई? गोमल को। क्रुमो किसको बोलते थे? कुरम को। घाघर कि क्या बोलते थे भाई उस समय? द्रिसादवती, ठीक है? फिर सुबास्तु किसको बोलते थे? स्वात, ठीक है? उसके बाद खुबा किसको बोलते थे? काबुल, ठीक है? उसके बाद नंदी तारा किसको बोलते थे? सरस्वती, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से बोली जाती थी और जो गंडक था, गंडक को क्या बोलते थे? सदानीरा, ठीक है? गंडक को सदानीरा। तो अगर एक बार याद किया जाए सिंपल सी बात है, तो इंदस को सिंधु बोलते थे, ठीक है? झेलम को वितासा बोलते थे। उसके बाद आपको अक्सनी जो है वो चेनाब को बोलते थे, ठीक है? राबी राबी को क्या बोला जाता था? पुरुषनी बोला जाता था। ब्यास को क्या बोला जाता था? विपास बोला जाता था। सतलज को क्या बोला जाता था? सुतुदरी, ठीक है? उसके बाद आपको गोमल को क्या बोला जाता था? गोमती, ठीक है? उसके बाद आपको कुर्रम को क्या देखने को मिलता है? कुरुमु। उसके बाद घाघर को क्या है? दृशादवती सॉरी। उसके बाद सुबह वस्तु स्वात को, ठीक है? उसके बाद काबुल को कुबा, ठीक है? उसके बाद सरस्वती को नंदी तारा, उसके बाद गंडक को सदा सदा नीरा, ठीक है? सदा नीरा एक तरीके से बोला जाता था। तो इसको आप लोग एक तरीके से याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? आगे देखो भाई, अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स वो देखने को मिलता है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलता है भाई? जो आर्यंस केम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनियस इन्हेबिटेंट्स कॉल्ड दसास। जो आर्यंस थे वो लोग ये बोला जाता था कि आर्यंस जो है वो आर्यंस क्या करते थे भाई? आर्यंस केम इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनियस इन्हेबिटेंट्स, कि जो इंडिजिनियस इन्हेबिटेंट्स लोग जो थे, या इंडिजिनियस का मतलब होता है जो बहुत कम मात्रा में थे, ठीक है? वो एक तरीके से उनके साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था, जिसको दसास बोलते थे, ठीक है? अर्लियर ब्रांच ऑफ आर्यंस एंड दासूस ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, और दासूस के बीच में, ठीक है? दासूस, तो याद रखना ये सब। जो दासू यता था एंड अ स्लॉटर ऑफ दासूस इज रिपीटेडली मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। क्या बोला गया? जो दासू यत्या और अ स्लॉटर ऑफ दासूस, जो दासूस का जो स्लॉटर हुआ था, स्लॉटर होता है उसको हम लोग स्लॉटर ऑफ दासूस भी बोलते थे, दासू यता को, और उसको रिपीटेडली जो है वो एक तरीके से मेंशन किया गया। अब यहाँ पर एक बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, जिसको बोला गया भाई कौन? दशा राजना वॉर। क्या बोला गया? दशा राजन या राजना वॉर जो है वो एक तरीके से बोला जाता था दशा राजना वॉर। अब दशा राजना वॉर में क्या हुआ था वो समझो। दशा राजना वॉर में जहां पर बोला जाता था कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, दिस बैटल वाज फॉट इन द बैंक ऑफ द पुरुषनी रिवर, जो कि रावी रिवर का पुराना नाम था। तो याद रखना, जो ये 10 राजाओं की जो लड़ाई हुई थी उसको हम लोग दशा, दशा मतलब 10, ठीक है? याद रखना, दशा, दशा राजना मतलब 10, 10 राजाओं के बीच में जो वॉर हुआ था, तो उसको क्या बोला गया भाई? बैटल ऑफ 10 किंग्स। वो कहाँ हुआ था? इन द बैंक ऑफ पुरुषनी रिवर राबी। कहाँ हुआ था? राबी, पुरुषनी रिवर राबी के। So thus, the son of जो Divodas and a Bharat king of a Tristu family won over an alliance of a 10 tribes, 5 Aryans and 5 non-Aryans, कि 5 जो 10 ट्राइब्स पर ऊपर जो है वो एक तरीके से उन्होंने जो है जीत पाया था। कौन सा? जो 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। तो याद रखना, यहाँ पर एक तरीके से चीजें जो है वो एक तरीके से लड़ाई झगड़ा में बदलना शुरू हुआ, और तभी से लड़ाई झगड़ा जो शुरू हुआ अपने जो है बड़े लेवल पर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला? सुदास द सन ऑफ द जो दिवोदास एंड द भारत किंग ऑफ त्रिस्तु फैमिली, वो जीत गए थे अलायंस से। किसके अलायंस से? 10 ट्राइब्स, जो कि 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। द बैटल ब्रोक आउट ड्यू टू द डिस्प्यूट बिटवीन द क्या? वशिष्ठा, ठीक है? वशिष्ठा जो प्रीस्ट ऑफ जो भारतास, जो भारतास के जो प्रीस्ट थे उनपे कुछ कमेंटबाजी हुई कि या उनको एक तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। और जो विश्वामित्र जो प्रीस्ट ऑफ अलायंस कौन थे भाई? विश्वात्मा, ठीक है? विश्वामित्रा सॉरी, विश्वामित्रा प्रीस्ट ऑफ आर्यंस। और जो आपको जो वशिष्ठा, वो जो या फिर वशिष्ठा,
वशिष्ठा याद रखना। वशिष्ठा जो कि आपको प्रीस्ट ऑफ भारताज देखने को मिलते थे। भारताज देखो यहाँ पर जो त्रितुष फैमिली जो जिन्होंने जीता, तो इन दोनों के बीच में अपने आइडियोलॉजी को लेकर एक तरीके से बहुत ज़्यादा फाइट हुआ और इस फाइट में जो है वो एक तरीके से सुदास का देवदास एंड द भारत किंग ऑफ त्रितुष फैमिली जो है त्रितुष फैमिली जो है वो एक तरीके से जीत हासिल कर रहा था आर्यंस और नॉन आर्यंस के खिलाफ। ठीक है? जो कि अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है? समझ में आया भैया? अगर देखने को मिलेगा देखो यहाँ पर जो ऋग्वैदिक आर्यस थे वो फॉलो करते थे मिक्स्ड इकोनॉमी को, जिसमें बोथ एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म को फॉलो करते थे, जहाँ पर चराई वगैरह जाता था और बहुत सारे घास फूस भी उगाए जाते थे। पैस्टोरलिज्म आर देयर प्राइमरी ऑक्यूपेशन व्हाइल एग्रीकल्चर वाज सेकेंडरी। जो पैस्टोरलिज्म था वो एक तरीके से उनका प्राइमरी था और एग्रीकल्चर जो था वो आपको सेकेंडरी। दे पोजेस अ बेटर नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इनके पास नॉलेज एग्रीकल्चर का ज्यादा देखने को मिलता था। वुडन का इस्तेमाल करते थे, वुडन हल का इस्तेमाल करते थे। They were acquaintance in sowing, harvesting, threshing and knew about the different season और different season के बारे में उनको जानकारी थी। Cow was the most important form of the wealth और जो गाय है उस वक्त तक आ चुकी थी। ठीक है? तो एक तरीके से मतलब वो लोग पहले भी थे लेकिन वहां पर एक तरीके से वो लोग सबसे पहली बार गायों को एक तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट माना करते थे। The term for the war is ऋग वेदा is a गाविस्टी एंड अ सर्च ऑफ काउ जो कि सर्च ऑफ काउस देखने को मिलता है। अ हॉर्स ऑफ ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज काउ एंड काउ इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज और काउ को एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज में जो है वो एक तरीके से देखा जाता था। ठीक है? तो जो कि इम्पोर्टेंट था, जो कि आपको समझ कर चलना है। ठीक है? इसी से आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा-सा, ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो। खास करके ये वाला जो पॉइंट है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा।